अगर कोई 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत कोई केस चल रहा है जिसमें चाहे आप कंप्लेंट हैं चाहे आप एक्यूज्ड हैं, दोनों ही स्थितियों में आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। ये हम इसीलिए कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने लेटेस्ट जजमेंट में 138 नए एक्ट के केसेस के संबंध में डायरेक्शंस पास की हैं और उस डायरेक्शंस को जानना बड़ा ज़रूरी है। वो डायरेक्शन इसीलिए पास की गई हैं जिससे कि केस का डिस्पोजल जल्दी जल्दी हो सके, और बहुत सारी चीज़ें थी उसमें जो चेंज की गई हैं। जिस जजमेंट की आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के जजों की बेंच ने पास किया है, और उस जजमेंट का नाम है संजाबिस तारी वर्सेस किशोर एस बोरकर एंड अनदर, और इस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने 25 सितंबर 2025 को पास किया है। इसमें एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसको हम इस वीडियो में आगे चर्चा करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का क्या ये जजमेंट कुछ पॉइंट पर सुप्रीम कोर्ट के 3 जज बेंच के जजमेंट को ओवररूल करता है या उसको मॉडिफाई करता है। पहले जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने नई गाइडलाइंस क्या पास की हैं। जो गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने पास की हैं उसमें ये गाइडलाइंस ये है कि सम्मन जो है वो डिले होते हैं, सम्मन की सर्विस जल्दी नहीं हो पाती है। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि सम्मन ऑर्डिनरी मोड से भेजने के अलावा दस्ती सम्मन भी भेजे जाएं, यानी कंप्लेंट खुद दे दिए जाएं जिससे कोई रिपोर्ट फाइल कर सके। दूसरा, एक ये भी होना चाहिए कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक मोड से सम्मन को इश्यू किया जाए। कंप्लेंट से ये कहा गया है कि वो व्हाट्सएप नंबर या ईमेल एड्रेस एटसेट्रा वो दे सकता है जिससे कि इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी सम्मन की सर्विस कराई जा सके, जिससे कि जल्दी से जल्दी जो है सर्विस होकर के केस को आगे बढ़ाया जा सके। एक बात और इसमें इंपॉर्टेंट है कि कंप्लेंट जब केस फाइल करेगा तो उससे ये कहा गया है कि वो जो है ईमेल एड्रेस व्हाट्सएप नंबर एटसेट्रा प्रोवाइड कराएं, उसके साथ एक एफिडेविट भी फाइल करें इस सपोर्ट में। एफिडेविट फाइल करने के लिए इसीलिए कहा गया है कि जिससे अगर वो पर्टिकुलर्स झूठे पाए गए, गलत पाए गए, तो कंप्लेंट के खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है। इसलिए ध्यान रखें कि कोई भी ईमेल एड्रेस व्हाट्सएप या एटसेट्रा कोई भी अगर एड्रेस दे रहे हैं आप, तो वो सही एड्रेस होना चाहिए। अगर गलत होगा तो एफिडेविट क्योंकि फाइल किया जाता है तो आपके अगेंस्ट एक्शन भी हो सकता है, जिसको हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस जजमेंट के द्वारा एक्यूजों को एक अधिकार दिया गया है। उस अधिकार के तहत अगर वो एक्यूज चाहता है तो क्यूआर कोड के माध्यम से या यूपीआई के माध्यम से चेक अमाउंट का पेमेंट कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि हर प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ऑनलाइन पेमेंट एक्यूज कर सके, इसके लिए व्यवस्था करें। तो इसके लिए संबंध में लिखा जाएगा कि एक्यूज को चाहे तो वो इस ऑनलाइन व्यवस्था का इस्तेमाल कर सकता है। उसके बाद क्या होगा कि कंप्लेंट को इन्फॉर्म किया जाएगा कि पेमेंट एक्यूज ने कर दिया है, और उस पेमेंट को अगर कन्फर्मेशन हो जाती है पेमेंट की, तो उसके बाद एप्रोप्रिएट ऑर्डर रिगार्डिंग रिलीज ऑफ सच मनी एंड कंपाउंडिंग क्लोजर ऑफ द प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 147 एक्ट एंड ऑब्लिक और सेक्शन 255 CRPC 278 BNSS में बी पास्ड बाय द कोर्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ। कंप्लेंट को उस पेमेंट के बारे में बताया जाएगा और फिर कोर्ट एक एप्रोप्रिएट ऑर्डर पास कर सकता है। वो ऑर्डर पास कर सकता है सेक्शन 255 CRPC के तहत या 278 BNSS के तहत या 147 NI एक्ट के तहत। तो इसके तहत कंपाउंडिंग का ऑर्डर कर सकता है या और भी ऑर्डर कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि NI एक्ट की हर कंप्लेंट में कंप्लेनेंट की ड्यूटी है कि वो सिनॉप्सिस भी फाइल करे, और सिनॉप्सिस जो फाइल की जाएगी वो इंडेक्स और कंप्लेंट के बीच में फाइल की जाएगी। सिनॉप्सिस का फॉर्मेट क्या होगा, इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्मेट को अपने जजमेंट में दिया है। पिछले साल एक नया एक्ट पास किया गया था और लागू भी किया गया है जिसका नाम है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि BNSS में ये प्रोविजन किया गया है कि कंप्लेंट में कॉग्निशन लेने से पहले एक्यूज को नोटिस इश्यू किया जाएगा और उसको सुना जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या 138 नए एक्ट के केसेस में भी एक्यूज को नोटिस इश्यू करने की ज़रूरत है प्री कॉग्निशन स्टेज पर। कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में एक डिसीजन दिया है अशोक वर्सेस फैज अहमद के केस में, और उसमें उसने कहा है कि 223 BNSS के तहत जो कॉग्निशन लेने से पहले एक्यूज को नोटिस इशू करके सुनने की आवश्यकता है वो 138 एक्ट में लागू नहीं होगा, क्योंकि NI एक्ट स्पेशल एक्ट है और BNSS एक जनरल एक्ट है। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने अफर्म कर दिया है इस जजमेंट में, और गाइडलाइंस में ये कहा है कि कर्नाटक हाईकोर्ट का जजमेंट बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि कॉग्निशन लेते समय एक्यूज को नोटिस करने की आवश्यकता 138 एक्ट केसेस में मजिस्ट्रेट के लिए नहीं है, और बिना नोटिस इशू किए बिना हियर किए हुए एक्यूज को कॉग्निशन ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा सन 2010 में दिए एक जजमेंट का जिक्र किया है जिसका टाइटल है राजेश अग्रवाल वर्सेस स्टेट, और उस केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा था कि ट्रायल कोर्ट को लिबर्टी रहेगी नोटिस फ्रेम करते समय 251 CRPC के तहत और अब 274 BNSS के तहत कि वो कुछ क्वेश्चन एक्यूज से पूछ सकता है। तो वो क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ऐसे 6 क्वेश्चन का जिक्र इसमें किया है। वो क्वेश्चन एक्यूज से पूछे जा सकते हैं नोटिस फ्रेम करते समय मजिस्ट्रेट के द्वारा। सन 2010 में दामोदर एस प्रभु का एक जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, जिसको सुप्रीम कोर्ट 3 जजों की बेंच ने डिलीवर किया था। उस जज में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस पास की थी, और वो गाइडलाइंस इसीलिए पास की थी कि ऐसा होता था कि एक्यूज्ड
केस की लेटर स्टेज पर सेटलमेंट करने की बात करता था, ना कि शुरुआती स्टेज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक्यूज अगर सेटलमेंट और कंपाउंड करना चाहता है तो वो उसको फर्स्ट या सेकंड हियरिंग में करना चाहिए, तो कॉस्ट नहीं लगेगी। उसके बाद करता है तो 10% कॉस्ट होगी, जो कि चेक अमाउंट की होगी, यानी चेक अमाउंट का 10% एज ए कॉस्ट उसे देना पड़ेगा सेटलमेंट करते समय। और अगर उस वक्त वो सेटलमेंट नहीं करता है और सेशन जज की स्टेज पर जब अपील फाइल की गई है या हाईकोर्ट में अपील चल रही है, उस वक्त अगर वो कंपाउंड करना चाहता है तो उसे कॉस्ट जो है चेक अमाउंट की 15% देनी होगी। और अगर तब भी नहीं करता है और केस सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है और तब सेटलमेंट करना चाहता है, उस स्थिति में कॉस्ट बढ़ करके 15% 20% हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि 10%, 15%, 20% कॉस्ट देनी होगी, जो कि केस के हिसाब से किस स्टेज पे है उस हिसाब से देनी होगी। अब इस जजमेंट में उस कॉस्ट को कम कर दिया गया है और स्टेज जो मजिस्ट्रेट के सामने थी उस स्टेज को भी बढ़ा दिया गया है। अब ये कहा गया है कि फर्स्ट और सेकंड हियरिंग की नहीं, उसके बाद भी अगर जो है डिफेंस एविडेंस की स्टेज तक अगर वो कंपाउंड करना चाहता है एक्यूज, तो उस वक्त उसकी कोई कॉस्ट नहीं लगेगी। लेकिन उसके बाद और जजमेंट के तक करना चाहता है तब उस पर कॉस्ट 5% लगेगी, ना कि 10% लगेगी। इसी तरीके से अगर वो सेशन जज के पास या हाई कोर्ट के पास जाकर के जो अपील में अगर सेटलमेंट करता है, कंपाउंड कराना चाहता है, तो कॉस्ट जो पहले 15% लगती थी, अब वो कॉस्ट घट करके 7.5% रह गई है। इसी तरह अगर सुप्रीम कोर्ट में जब अपील कर रखी है उसने अपने कन्विक्शन अगेंस्ट, तो तब वहाँ कंपाउंड करना चाहता है, तो उस स्थिति में उसको पहले जो कॉस्ट 20% देनी पड़ती थी, वो कॉस्ट अब सिर्फ उससे 10% देनी होगी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कॉस्ट को उसमें घटा दिया है। जो कॉस्ट पहले 20, 15 और 10% चेक अमाउंट की हुआ करती थी, वो अब जो है 10, 7.5 और 5% हो गई। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। वो सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की ये बेंच कॉस्ट को जो पहले 10 और 15 और 20% थी उसे कम कर सकती है? क्या इस कोर्ट को ये पावर है? मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है, क्योंकि जो पहला जजमेंट आया था दामोदर दास प्रभु का, वो सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने दिया था, और ये जो जजमेंट है जो उन्होंने जो मॉडिफाई किया है वो 2 जजों की बेंच है। तो 2 जजों की बेंच मुझे नहीं लगता कि 3 जजों की बेंच के ऑर्डर को मॉडिफाई कर सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट को ये चाहिए था कि कॉस्ट को कम किया जाना चाहिए, तो उसको वो मैटर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास भेजना चाहिए था, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस मैटर को 3 जजों के पास भेज सकते थे और वहाँ पर वो कॉस्ट को कम किया सकता था। लेकिन ये जुडिशियल इम्प्रोप्राइटी है मेरे हिसाब से। सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं कर सकता। 2 जजों की बेंच 3 जजों की बेंच के ऑर्डर को मॉडिफाई नहीं कर सकती। मॉडिफिकेशन करने के लिए 3 जजों की बेंच के पास ही भेजने की आवश्यकता थी, जो ऐसे केस में नहीं हुआ है। ऐसा क्यों सुप्रीम कोर्ट ने किया, ये सुप्रीम कोर्ट ने जाना, लेकिन हमारे हिसाब से जहाँ तक हम समझते हैं लोगों को, वो एक ऑर्डर उस तरीके से उस पॉइंट पर गलत है। एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर हाई कोर्ट के जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया गया है, तो क्या उसकी फाइंडिंग को रिवर्स किया जा सकता है? इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया है। केरला हाई कोर्ट ने अभी हाल ही में पीसी हरी वर्सेस श्री वर्गीस के केस में ये कहा था कि अगर कोई 20,000 रुपये का लोन देता है और वो नगद देता है, यानी चेक के माध्यम से देता, कैश पेमेंट करता है, तो ये जो है 269 एसेस ऑफ इनकम टैक्स का वायलेशन होगा और लीगल इन्फोर्सेबल डेट की कैटेगरी में नहीं आता। इसीलिए जो प्रिजम्पशन है वो एराइज नहीं होती। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ऐसा नहीं है, हाई कोर्ट का ऑर्डर ये गलत है, और हाई कोर्ट के ऑर्डर की इस फाइंडिंग को उन्होंने रिवर्स कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर कोई 20,000 से ऊपर का लोन नगद देता है तो वो पेनल्टी का हकदार है, 271 इनकम टैक्स कहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोन दे रहा है वो डेट रिकवरेबल डेट नहीं है और वो डेट इलीगल है, ऐसा नहीं है। ना तो सेक्शन 271D ना सेक्शन 269 SS इनकम टैक्स का ये कहता है कि अगर 20,000 से ऊपर का लोन नगद दिया गया है तो इलीगल होगा, इनवैलिड होगा या स्टैट्यूटरी वॉइड होगा। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए केरला हाई कोर्ट की इस फाइंडिंग को सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स कर दिया है। यानी कि पोजीशन लीगल ये है कि कोई व्यक्ति अगर 20,000 से ऊपर का लोन देता है और नगद भी है, उसके बावजूद भी 130 एक्ट के तहत जो प्रिजम्पशन लाई करती है वो एराइज होगी। और इस वजह से कि वो नगद दिया गया था, किसी चेक और माध्यम से दिया गया था और इनकम टैक्स एक्ट का उल्लंघन किया गया था, तो वो डेट रिकवरेबल नहीं है, इलीगल है, वॉइड, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। 138 केस में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कभी कभी अराइज होता है, जिसमें एक्यूज ये कहता है कंप्लेंट की फाइनेंस कैपेसिटी नहीं है कि वो इतना पैसा लोन दे सकता था। यानी कि वो कहने की कोशिश ये करता है कि कंप्लेंट के पास इतना पैसा है ही नहीं है कि वो इतना पैसा मुझे दे सके। जब उसके पास इस कैपेसिटी नहीं है तो वो पैसा दे नहीं सकता था। इसीलिए
इस कैपेसिटी को प्रूव करने की आवश्यकता है। और प्रूव नहीं की है कंप्लेंट ने तो उस स्थिति में 139 की ना प्रेजम्पशन होती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी हेल्ड किया है कि अगर एक्यूज कंप्लेंट की फाइनेंशियल कैपेसिटी को चैलेंज करता है और उसकी कैपेसिटी को बताता है कि इतनी कैपेसिटी उसमें नहीं है, तो उस स्थिति में जो उसके बाद डिमांड नोटिस भेजा गया था कंप्लेंट ने शुरू में केस फाइल करने से पहले, वो डिमांड नोटिस का जवाब देना होगा और जवाब में लिखना होगा कि कंप्लेंट के पास इतना पैसे नहीं है, उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी इतनी है नहीं है कि वो इतना लोन मुझे दे सकता है। अगर वो उसने जवाब नहीं दिया है नोटिस का और उसमें ये बात नहीं लिखी गई है, तो कंप्लेंट के ऊपर ये बर्डन है ही नहीं कि अपनी एविडेंस में इस बात को लेकर के आए कि पैसा मुझे कहाँ से आया था, किसने मुझे पैसा दिया था, पैसा कहाँ से अरेंज किया था। यानी कि फाइनेंशियल कैपेसिटी को प्रूव करने की आवश्यकता कंप्लेंट को नहीं है। कंप्लेंट को प्रूव करने की आवश्यकता सिर्फ तभी है जब एक्यूज्ड को नोटिस दिया गया था, डिमांड नोटिस कंप्लेंट ने, उस वक्त कंप्लेंट के डिमांड नोटिस का जवाब एक्यूज ने दिया हो और उसमें उसने ये डिफेंस लिया हो कि कंप्लेंट के पास इतना पैसा है नहीं है कि फाइनेंशियली इनकैपेसिटी उसके पास में है, इसलिए वो पैसा दे नहीं सकता था। उसी स्थिति में कंप्लेंट की ड्यूटी बनती है कि वो अपनी एविडेंस में इस बात को लेकर के आए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक्यूज बात को प्रूव नहीं कर सकता। अगर एक्यूज ने डिमांड नोटिस का रिप्लाई नहीं दिया है, उसमें ये बात नहीं कह रखी है, ना ये डिफेंस नहीं ले रखा है, उस स्थिति में कंप्लेंट के क्रॉस एग्जामिनेशन से या अपनी एविडेंस के माध्यम से इस बात को प्रूव कर सकता है कि फाइनेंशियल कैपेसिटी कंप्लेंट की नहीं है। लेकिन कंप्लेंट की ड्यूटी नहीं बनती कि अपनी एविडेंस में वो इस बात को प्रूव करे खुद ही कि मुझे फाइनेंशियल कैपेसिटी मेरी है या नहीं है। वो तभी प्रूव करने की इसकी ड्यूटी बनती है जब वो डिमांड नोटिस का जवाब उसका दिया गया हो या एक्यूज के द्वारा उसमें वो डिफेंस लिया गया हो। अगर डिमांड नोटिस में डिफेंस नहीं लिया गया है तो कंप्लेंट को फाइनल कैपेसिटी प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है।